हेलो एवरीवन, मेरे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल लॉ लॉजिक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था और हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इस सब्जेक्ट के महत्व को हम पहले ही कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है संयुक्त राष्ट्र की महासभा। हम पढ़ रहे थे संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति कैसे हुई, उद्देश्य क्या थे, क्या सिद्धांत उसके अंतर्गत अपनाए गए और सदस्यता किस प्रकार से होती है, इतनी बातें मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो लेक्चर ज़रूर देखा होगा, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाइए और मेरा प्रीवियस लेक्चर जो यूएनओ के ऊपर है उसे ज़रूर देखिए। उसके बाद ये लेक्चर आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो आइए हम आज बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की महासभा या जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस। जनरल असेंबली यानी सामान्य जो है महासभा, जो कि एक इसके नाम से क्लियर है कि ये जनरल असेंबली है जहाँ पे सारे ही राष्ट्र अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं। इसके बारे में आपको यूएनओ चार्टर के चैप्टर 4 आर्टिकल 9 से आर्टिकल 22 के बीच में प्रोविजंस मिलते हैं। जैसे कि इसकी संरचना की बात करें तो इसे मैंने पहले ही डिस्कस किया कि इसमें हम इसे जनरल असेंबली कह रहे हैं, जिसके अंदर जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं यूएनओ के, वो सभी अपना प्रतिनिधित्व रख रहे हैं। अब यहाँ पे प्रतिनिधित्व कितने व्यक्ति अपॉइंट किए जा सकते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव, तो हर मेंबर कंट्री अपने पास से मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट कर सकती है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि रिप्रेजेंटेटिव्स तो 5 मैक्सिमम अपॉइंट किए जा सकते हैं, लेकिन जो जनरल असेंबली में हर कंट्री का रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ एक होगा, यानी कि वोट सिर्फ एक ही दे सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव 5 होने का रीज़न ये है कि वो आपस में डिस्कशन करके किसी भी मैटर पे बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू जो है ढूंढ सकें किसी बात का। लेकिन जो वोटिंग पावर है, जो वोटिंग राइट है, वो सिर्फ एक है। 5 रिप्रेजेंटेटिव का सिर्फ एक वोट काउंट किया जाएगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो वोट उन पर्सन्स का नहीं है जो किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि वो वोट उस मेंबर का है, उस स्टेट का है जो कि यूएनओ का मेंबर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपकी जनरल असेंबली है, महासभा के अंतर्गत यूएनओ में जितने भी मेंबर्स हैं, वर्तमान में 193, सभी के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और हर मेंबर कंट्री अपने पास से मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट कर सकती है। इसके बाद में हम ये भी देख रहे हैं कि सबको सिर्फ एक ही वोट देने का राइट होता है। ज़्यादातर महासभा के जो भी निर्णय होते हैं वो निर्णय वहाँ पे 2/3 बहुमत के साथ में लिए जाते हैं। जब हमने लीग ऑफ नेशन पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि वहाँ पे सर्वमत का सिद्धांत लागू होता है, लेकिन सर्वमत के सिद्धांत के कारण ही लीग ऑफ नेशन कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती थी। और हमें देखते थे कि क्योंकि सर्वमत होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सभी राष्ट्र सभी राज्य जितने हैं वो अपने व्यक्तिगत हित रखते हैं, तो एक बात पे सारे ही राष्ट्र एक मत हो जाए ये लगभग नामुमकिन है। इसीलिए जिस बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इसमें उन कमियों को नहीं दोहराया गया जो पहले ही लीग ऑफ नेशन में दोहराई जा चुकी थी। इसीलिए हमने यहाँ पर देखा कि केवल बहुमत का सिद्धांत ही कार्य करता है। 2/3 मतों के साथ में किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय हो जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा के अधिवेशन कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। महासभा के 3 प्रकार के अधिवेशन होते हैं। एक अधिवेशन सामान्य तौर पर सिर्फ जो है हर साल वार्षिक अधिवेशन होता है, जो अब तक सितंबर के दूसरे या तीसरे रविवार से दिसंबर के 20 तक चलता था, लेकिन 2003 के बाद के एक घोषणा से 16 सितंबर इसके लिए डेट फिक्स कर दी गई। तो अब हमेशा वार्षिक अधिवेशन 16 सितंबर को ही आयोजित होता है। तो ये एकदम रेगुलर सेशन है, यानी हर साल एक निश्चित डेट को सभी प्रतिनिधि एक जगह इकट्ठा होते हैं और बातचीत विचार विमर्श करते हैं। इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जितनी भी समितियां हैं सबके अध्यक्ष चुने जाते हैं। जो वार्षिक रिपोर्ट आई होती है महासचिव की तरफ से या सुरक्षा परिषद की तरफ से, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्याय सहायता परिषद की तरफ से, उन सभी का के ऊपर विचार विमर्श होता है, उन सभी के ऊपर मतदान होता है। तो ये एक जनरल प्रक्रिया है जिसको महासभा के द्वारा हर साल दोहराया जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं विशेष सत्र या स्पेशल सेशंस। स्पेशल सेशंस वो हैं जब कभी ऐसा लगता है कि कोई विशेष कारण है कि सत्र को बुलाया जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये उतना जनरल नहीं है जैसे हर साल बुलाया जाता है एक वार्षिक सत्र, ये उस तरीके से नहीं बुलाते हैं, बल्कि ऐसा तब करते हैं जब महासभा को किसी विशेष रूप से आयोजित करना पड़े, जब सुरक्षा परिषद इसके लिए अनुरोध करता है या फिर कोई राज्य जो है इसके लिए बाकी राज्यों की सहमति से अनुरोध करता है, या सदस्य राज्य जितने हैं वो अपने बहुमत के द्वारा अधिवेशन को बुलाना चाहते हैं। तो जब कभी ऐसा होता है कि या तो यूएनओ के जितने मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सभी अपनी मेजॉरिटी के साथ में, या कोई एक राज्य बाकी सारे राज्यों की सहमति के साथ में या बहुमत की सहमति के साथ में, या फिर सुरक्षा परिषद किसी विशेष मामले के कारण बुलाना चाहेगा विशेष सत्र, तो 15 दिन के अंदर विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा और जो भी विषय होगा चिंता का उस पर चिंतन किया जाएगा, विचार किया जाएगा और उसका हल निकाला जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला आपका और भी ज़्यादा रेयर आपातकालीन विशेष सत्र है। यहाँ पर ये विशेष सत्र से भी अगले स्तर की बात है कि जब कभी ऐसी स्थिति कोई आ जाती है कि कोई संकट इतना विकट हो कि उस पर तुरंत विचार करना आवश्यक होता है, तो 24 घंटे के अंदर महासचिव सुरक्षा परिषद के 9 सकारात्मक मत के द्वारा और बहुमत यूएनओ के जितने सदस्य हैं उनके बहुमत से जो है विशेष आपातकालीन विशेष सत्र बुला सकता है। यहाँ पे ये देखना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए सुरक्षा परिषद के 9 सकारात्मक मत की आवश्यकता होती है और इसे केवल जिस समय पे इसका विचार किया जाता है उसके 24 घंटे के अंदर ही आहूत किया जाता है, जबकि विशेष सत्र को 15 दिनों के अंदर आहूत किया जा सकता है और वार्षिक सत्र तो अपने एक निश्चित समय पर प्रतिवर्ष होता ही है। यहाँ जब आप देखते हैं कि वार्षिक सत्र तो वो तो साधारण तरीके से वार्षिक रिपोर्ट्स के अध्ययन के लिए है। विशेष सत्र की स्थिति में कोई विशेष मामला होता है और आपातकालीन विशेष सत्र अब तक केवल 10 बार बुलाए गए हैं। जब कभी कोई बहुत ही विकट स्थिति होती है सिर्फ तभी इस सत्र को आयोजित किया जाता है। हम देखते हैं कि महासभा की जो समितियां हैं, अगर हम बात करें, क्योंकि हम देखते हैं महासभा की समितियों को देखने की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि महासभा अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है। आपको पता है कि महासभा में यूएनओ के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं सबका रिप्रेजेंटेशन है और रिप्रेजेंटेशन भी कितना है, हर मेंबर कंट्री ने 5-5 रिप्रेजेंटेटिव भेजे हुए हैं। तो महासभा एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों की संगठन है। तो उसके लिए अपने किसी भी कार्य को करने में अगर वो सबके साथ मिलकर करेगी तो उसे उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई आएगी और किसी भी कार्य को इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर के करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अपने कार्यों को पूरा करने के लिए महासभा विशेष समितियां बनाती हैं और ये समितियां जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं उनके माध्यम से बनाई जाती है, उन्हें उसमें हेड बनाकर बनाई जाती है, जिससे क्या होता है विशेष समितियां विशेष रूप से अपने कार्यों को करती हैं और महासभा के उद्देश्यों को पूरा करने में अपनी सहायता देती हैं। जब हम विशेष समितियों को प्रकारों में बांटे तो हम देखते हैं कि विशेष समितियां 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले मुख्य समितियां कुछ ऐसी समिति हैं जो कि स्थायी रूप से बनी रहती हैं और कोई भी विषय जो आता है उसके ऊपर वो अपना विचार विमर्श करती हैं। अभी तक आपको 6 मुख्य समितियां देखने को मिलती हैं जो महासभा ने बना रखी है। एक तो सामाजिक तथा सुरक्षा समिति, विशेष राजनीतिक तथा सुरक्षा समिति, आर्थिक तथा वित्तीय समिति, न्यायधारिता समिति जिसमें गैर सुशासित क्षेत्र भी सम्मिलित है। इसके अलावा आपकी प्रशासनिक तथा बजट समिति और विधिक समिति, ये 6 समितियां मुख्य समितियों के अंतर्गत आती हैं जिन्हें महासभा ने विशेष कार्यों को दे करके इन्हें आयोजित किया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रक्रियात्मक समिति की। प्रक्रियात्मक समिति जब भी कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उस प्रश्न पे विचार चिंतन करने के लिए प्रक्रियात्मक समिति बना दी जाती है। जो मुख्य समितियाँ हैं उसमें यूएनओ के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं सभी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मगर एक, और जो ये प्रक्रियात्मक समिति है इसके अंतर्गत भी सभी लोग होते हैं। ये जो भी प्रश्न होता है उस प्रश्न में विचार करने के लिए बनती है, इसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं रहता है। स्थायी समितियां जो हैं ये 2 समितियां हैं, ये बात करती हैं ज़्यादातर वित्त से संबंधित हैं स्थायी समितियां। इसमें आपको पहली देखने को मिलती है प्रशासनिक तथा बजट के प्रश्नों पर सलाहकारी समिति और दूसरी अनुदानों पर समिति। जो आपकी बजट प्रशासनिक तथा बजट के प्रश्नों पर सलाहकारी समिति है इसमें 16 सदस्य और जो आपकी अनुदानों की समिति है इसमें 18 सदस्य होते हैं।
ये इनका कार्य होता है कि वो ये देखते हैं कि जो यूएनओ का खर्चा हो रहा है वो खर्चा कितना होना चाहिए, इस पे चिंतन करते हैं। और राज्यों से जो अनुदान प्राप्त करता है महासभा या यूएनओ जो अनुदान प्राप्त करता है जिसके माध्यम से अपने खर्चों को चलाता है, वो अनुदान राज्यों को कितना कितना देना चाहिए, इन विषयों पर भी विचार करती हैं। तो ये समितियाँ महासभा को वित्तीय कार्य करने में सहायता प्रदान करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला आपकी तदर्थ समिति है। तदर्थ समिति भी कभी कभी विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती है। कोई विशेष प्रश्न ऐसा आता है, कोई विशेष बात होती है, तो वहाँ पर इसलिए उसे बनाया जाता है। इसमें हम कोई भी प्रश्न जो भी वर्तमान में चल रहा हो उसे डिस्कस करते हैं। इसे हम एडहॉक कमेटी भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं महासभा के कार्य तथा शक्तियों की। महासभा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि यूएनओ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यूएनओ जो कि अपने 6 अंगों के माध्यम से अपने सारे कार्यों को करता है, जिसमें से महासभा एक ऐसा अंग है जिसमें सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी जितने भी मेंबर्स हैं यूएनओ के, वो सारे मेंबर कंट्रीज़ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इसमें रखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये सभा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी में इसको कुछ विचारकों ने छोटी संसद भी कहा है। हालांकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये कोई संसद नहीं है, क्योंकि संसद बाध्यकर विधियों को बनाती है, जबकि महासभा बाध्यकारी विधियों को नहीं बनाती। लेकिन फिर भी एक मंच पे जहाँ इतने सारे देश एक साथ इकट्ठा होते हैं और किसी विषय पे विचार विमर्श करते हैं, वो मंच महासभा ही होता है। तो महासभा बहुत सारे कार्यों को करती है और बहुत सारी शक्तियों को धारण भी करती है। अगर हम महासभा के कार्यों और शक्तियों को विभाजित करें तो हम इसे देखते हैं कि विमर्शकारी कार्यों में पर्यवेक्षण संबंधी कार्य, वित्त संबंधी कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य और संवैधानिक कार्यों में इसे हम बांट सकते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें विमर्शकारी कार्यों की, डेलिब्रेटिव फंक्शंस की, तो हम ये देखते हैं कि आपका यूएनओ चार्टर का जो आर्टिकल 10 है वो ये बात कहता है कि जो महासभा है यूएनओ की, वो किसी भी प्रश्न पे विचार कर सकती है। आपका यूएनओ चार्टर का सेक्शन 10 ये बात साफ साफ कहता है कि किसी भी विषय पर यूएनओ जो महासभा है वो विचार कर सकती है। इससे ज़्यादा विस्तृत आपको यूएनओ चार्टर में दूसरा कोई भी अनुच्छेद देखने को नहीं मिलता है। लेकिन साथ में इसमें थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्शन भी है, एक अपवाद भी है। अपवाद ये है कि जिस प्रश्न पर सुरक्षा परिषद विचार कर रही है उस प्रश्न पर यूएनओ विचार नहीं करती है। सिर्फ एक ये एक्सेप्शन है, बाकी किसी भी प्रश्न पर महासभा विचार कर सकती है। तो हम देखते हैं कि वो किसी भी तरीके की समस्या पे, किसी भी बात पे सभी सदस्य मिलकर के विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद उस विषय पर अपना मतदान करते हैं और इस प्रकार से समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पर्यवेक्षण संबंधी कार्य, सुपरवाइजरी फंक्शंस। जो महासभा है वो सब बाकी के जितने अंग हैं उनके लिए एक सुपरवाइज़र का काम भी करती है। हम देखते हैं कि आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय धारिता परिषद को महासभा अपने नियंत्रण में कार्य करने के लिए देती है और उनके किए हुए कार्यों को जांच भी करती है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो महासचिव है, महासचिव अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके महासभा के सामने रखते हैं और महासभा का वार्षिक अधिवेशन वास्तव में महासचिव की रिपोर्ट पे बातें करने से, उस पर विचार विमर्श करने से ही प्रारंभ होता है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट महासभा के सामने रखती है। इसका कारण ये है कि महासभा ही वो सदन है जहाँ पे सारे मेंबर कंट्रीज़ इकट्ठा होते हैं और वहाँ से ही किसी भी बात पे विश्व सहमत है कि नहीं है, ये बात निकल करके आती है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आर्थिक और सामाजिक परिषद में सिर्फ 54 मेंबर्स हैं, या आपकी न्यायपालिका में सिर्फ 15, या आपकी सुरक्षा परिषद में भी सिर्फ 15। लेकिन महासभा एक ऐसा सदन है जिसमें आपके सारे मेंबर कंट्रीज़ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे सुपरवाइजरी फंक्शंस भी दिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि महासभा के कुछ वित्त संबंधी फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं। फाइनेंशियल फंक्शन जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया कि महासभा ये देखती है कि यूएनओ को वास्तव में अपने कार्यों के संपादन के लिए कितना खर्च करना पड़ रहा है, उसे कितने धन की आवश्यकता है, कौन सी समिति का कितना बजट है, कितना खर्च हो रहा है, या फिर हम ये भी देखते हैं कि जितना यूएनओ के सभी अंग का कितना खर्चा है, कोई मिशन है, कोई सेना भेजनी है, इन सब में कितने खर्चे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है महासभा को ही देखनी होती हैं। इसमें हम ये भी देखते हैं कि प्रत्येक सदस्य राष्ट्र कितना अनुदान यूएनओ को करेगा तो यूएनओ अपने खर्चे को सही तरीके से चला पाएगा, ये बात भी महासभा के द्वारा ही तय की जाती है। यहाँ पर आपको एक केस देखने को मिलता है
बहुत ही मशहूर केस, वहाँ पर जो है वित्त से संबंधित बात थी। स्वच्छ नहर से संबंधित यहाँ पे आपको विवाद देखने को मिलता है। यहाँ महासभा ने जो है अपनी तरफ से सेना भेजी हुई थी स्वच्छ नहर के विवाद के लिए। देखिए केस का नाम था संयुक्त राष्ट्र के कुछ व्यय 1962। यहाँ पे जो है इस बात के लिए रशिया ने कहा, क्योंकि रशिया हमेशा से शांति के लिए संगठन के विरुद्ध हुआ करता था, जो महासभा का शांति के लिए संगठन उसमें उसके विरुद्ध था। तो जिस समय 1956 में सेना भेजी गई तो रशिया ने कोई भी तरीके का खर्चा देने से मना कर दिया, रशिया और फ्रांस ने। तो उसके बाद में इस बात के लिए कहा गया कि अगर कोई भी तरीके की हम ऐसा पीस कीपिंग फंक्शन करते हैं कि पीस कीपिंग फंक्शन में जो खर्चे आते हैं, क्या उनके लिए यूएनओ जो है, जो महासभा है, वो अपने सदस्य राष्ट्रों से धन की अपेक्षा कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर न्यायालय ने अपने सलाहकारी मत में ये बात कही कि कोई भी ऐसा कार्य जो कि यूएनओ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है, वो महासभा के कार्यों के अंतर्गत आता है। और ऐसा कोई भी कार्य जो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है, उस स्थिति में महासभा को धन प्राप्त करने का पूरा अधिकार है और उसे हम बेवजह का खर्चा नहीं कर सकते, बल्कि उसे सदस्य राष्ट्रों को पूरा करना ही चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस निर्णय के बावजूद रशिया और फ्रांस ने इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया और इसके कारण यूएनओ बहुत ही ज़्यादा आर्थिक जो है बुरी स्थिति का सामना यूएनओ को करना पड़ा। बाद में उसने सभी मेंबर कंट्रीज से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा अनुदान लेकर के इस स्थिति से खुद को बाहर निकाला। लेकिन ये सबसे इसमें बुरी बात देखने को मिलती है कि जो भी निर्णय होते हैं वो बाध्यकर नहीं होते, सभी संप्रभु राष्ट्र हैं और अल्टीमेटली उनका खुद का ही डिसीजन होता है। इसके बाद हम अगले फंक्शंस देखते हैं जो कि निर्वाचन संबंधी कार्य हैं। निर्वाचन संबंधी इलेक्टिव फंक्शंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो ये कि किसी नए सदस्य को, मतलब किसी नए राज्य को सदस्य के रूप में यूएनओ में शामिल करना। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब तक जो है, वैसे तो ये महत्व का विषय है, तो इसमें सुरक्षा परिषद के 9 सकारात्मक मत की आवश्यकता है। लेकिन जब तक महासभा अपने 2/3 बहुमत से किसी भी सदस्य को यूएनओ में शामिल करने के लिए अपनी सहमति नहीं दे देती, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी सदस्य यूएनओ का मेंबर बन सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली यूएनओ को अपनी सहमति देनी होती है 2/3 मत के द्वारा, तभी कोई भी राष्ट्र यूएनओ का मेंबर बनता है। यहाँ पर बात सिर्फ मेंबर बनाने की ही नहीं है, बल्कि अगर किसी राष्ट्र के विरुद्ध कोई सामूहिक कार्यवाही चल रही है, उस समय जब उसे निलंबित कर दिया जाता है आपके अनुच्छेद 5 के अंतर्गत, जिसे हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप उसे जल्दी देख लेंगे। उसके बाद आपको चीज़ें यूएनओ के सारे भी जितने भी प्रोविजंस हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आपका आर्टिकल 5 बात करता है कि अगर सामूहिक किसी के ऊपर कार्यवाही हो रही है, उस समय पर अगर उसे निलंबित करना है, तो निलंबित करने के लिए भी संयुक्त सुरक्षा परिषद के 9 सकारात्मक मत और महासभा के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। साथ में अगर जो है अनुच्छेद 6 के अंतर्गत, यानी आपके आर्टिकल 6 के अंतर्गत, अगर किसी राष्ट्र को निष्कासित करना है यूएनओ से, जो अभी तक सदस्य था लेकिन अब उसे सदस्यता से निष्कासित करना है, तो उस स्थिति में भी संयुक्त सुरक्षा परिषद के 9 सकारात्मक मत और महासभा के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। बिना महासभा के 2/3 बहुमत के किसी भी राष्ट्र को महासभा यूएनओ की सदस्यता से निष्कासित नहीं किया जा सकता। यहाँ आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है कि अगर कोई मेंबर कंट्री 2 साल तक लगातार अपने अनुदानों को नहीं देता है जो उसको उसके हिस्से में आते हैं देने के लिए, तो उस स्थिति में महासभा उससे उसका वोटिंग राइट भी छीन सकती है। तो यहाँ हमें कुछ निर्वाचन संबंधी कार्यों में हमने पहला देख लिया सदस्यों से संबंधित। दूसरा निर्वाचन संबंधी कार्य देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि महासभा अपने यूएनओ के बाकी सभी अंगों के लिए मेंबर्स को अपॉइंट करने का कार्य भी करती है। तो बाकी सभी जितने मेंबर्स हैं, जैसे कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य या फिर जो आपके न्याय सहायता परिषद के सदस्य, इन्हें अपॉइंट करती है। जो आपके सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, इन्हें भी अपॉइंट करती है। इसके अलावा जो महासचिव हैं, उन्हें सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर अपॉइंट करती है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को भी सुरक्षा परिषद के साथ में मिलकर अपॉइंट करती है। तो हम देखते हैं कि निर्वाचन संबंधी कार्यों में महासभा 2 प्रकार के काम करती है। एक तो राज्यों को सदस्यता प्रदान करना या उनसे सदस्यता छीनना, और दूसरा हम ये देखते हैं कि किस तरीके से दूसरे अंगों के लिए सदस्यों की नियुक्ति करना।
अब आखिरी कार्य की बात करें तो वो है संवैधानिक कार्य या कॉन्स्टिट्यूट फंक्शन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर संविधान मतलब इसके चार्टर में, जो भी आपका यूएनओ का चार्टर है, अगर इसमें किसी तरीके का कोई भी संशोधन करना है तो उस स्थिति में सुरक्षा परिषद के 9 सकारात्मक मत, जिसमें कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, उनके मत भी शामिल होना आवश्यक है। और उसके बाद में महासभा के 2/3 बहुमत का होना आवश्यक है। यानी यहाँ भी हम क्या देखते हैं कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों के साथ साथ जब तक महासभा के 2/3 सदस्यों का बहुमत नहीं प्राप्त होगा तब तक यूएनओ के चार्टर में किसी भी तरीके का कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमें देखते हैं कि संवैधानिक कार्यों में भी महासभा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। हम ये सब देखते हैं कि महासभा का जो है कितने सारे कार्य, कितने सारे शक्तियाँ हैं, लेकिन फिर भी दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि महासभा अपने किसी भी कार्य को, अपने किसी भी आदेश को बलपूर्वक किसी भी राष्ट्र पर लागू नहीं कर सकती। वहाँ पर हमेशा ही सहमति का सिद्धांत लागू होता है, क्योंकि इसकी जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो सभी सॉवरेन कंट्रीज़ हैं। तो सॉवरेन कंट्रीज़ की विशेषता ही यही है कि वो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय में पूर्णतः स्वतंत्र हैं, तो उनके ऊपर किसी भी तरीके का बाध्यकारी प्रभाव महासभा नहीं रखती है। ये इसमें एक स्थिति है। एक समस्या इसकी और भी आती है कि जहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, वहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों की मत की आवश्यकता होती है, और अगर उन 5 स्थायी सदस्यों में से किसी ने नकारात्मक मत दे दिया, यानी अपने वीटो पावर का यूज़ कर लिया, तो महासभा कोई भी निर्णय नहीं ले पाती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि महासभा एक इतना बड़ा जो है मंच होने के बावजूद अपने सभी उद्देश्यों की प्राप्ति में पूरी तरह से सफल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें कि महासभा सफल नहीं है। महासभा निश्चित रूप से अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से करती है, जितना भी संभव हो पाता है, क्योंकि सभी राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र हैं, वो किसी के भी दबाव में, किसी के भी अधीन कार्य नहीं करते। उसके बावजूद एक मंच पे इकट्ठा होकर अपनी समस्याओं को जो है, अपने हितों को छोड़कर, सबकी हित की सोचकर जो राष्ट्र प्रयास कर पाते हैं, विचार कर पाते हैं, ये भी महासभा की और यूएनओ की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसी के साथ में मैं महासभा का टॉपिक यहीं ख़त्म करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यूएनओ का महासभा समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं, मैं आपके लिए जिस समय यूएनओ का टॉपिक ख़त्म करूँगी, ऑब्जेक्टिव टाइप के पूरा क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी सारे ही पार्ट से। तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए, लेकिन उसके लिए वास्तव में आप तैयार तब होंगे जब आप मेरा पूरा लेक्चर सीरीज़ देखेंगे और इन्हें बहुत ध्यान से देखेंगे, ताकि आप आंसर्स कर पाएँ। आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।